नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने साफ किया है कि अभी उनके लिए सीट शेयरिंग से ज्यादा पिता रामविलास पासवान की देखभाल जरूरी है। रामविलास पिछले 3 हफ्ते से दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। चिराग ने कहा कि पिता को आईसीयू में छोड़कर अभी कहीं भी जाना संभव नहीं। पिता को मेरी जरूरत है और अगर इस वक्त मैं उनके साथ नहीं रहता हूं तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। चिराग ने अपने विजन पर काम करने के लिए लोजपा कार्यकर्ताओं को चिट्ठी भेजी है, जिसमें इन सभी बातों का जिक्र किया गया है। सीट शेयरिंग पर बीजेपी और जेडीयू से ज्यादा बातचीत से उनके लिए जरूरी है उनके पिता की सेहत। ये खुद कह चुके हैं चिराग पासवान। अस्वस्थ होने पर रामविलास पासवान पिछले 3 हफ्तों से दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। सीट शेयरिंग पर बीजेपी और जेडीयू से कोई बातचीत अभी नहीं हुई है। सीट नहीं, अभी पिता रामविलास की देखभाल ज्यादा जरूरी है, चिराग पासवान का कहना है। अस्वस्थ होने पर रामविलास पासवान पिछले 3 हफ्ते से दरअसल अस्पताल में भर्ती है। उनकी खराब तबीयत के चलते उनका बेटा उनके पास है। चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना है कि इस वक्त उनके लिए सीट शेयरिंग पर चर्चा से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके पिता की सेहत है। और अगर वो यहाँ से हिलते हैं, यानी अगर अस्पताल में अपने पिता को छोड़कर कहीं जाते हैं, तो उनके लिए ये ऐसी बात हो जाएगी जो बार बार उनको कचोटती रहेगी, क्योंकि एक पिता से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। पिछले 3 हफ्ते से दिल्ली के अस्पताल में उनके पिता भर्ती हैं और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि आज देखिए बैठक होनी थी जेपी नड्डा और अमित शाह की, उनके साथ में देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे। इस बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होनी, लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि अभी सीट शेयरिंग पर वो किसी से कोई चर्चा नहीं कर रहे, ना जेडीयू से कोई चर्चा कर रहे हैं और ना बीजेपी से कोई चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए इंपॉर्टेंट उनके पिता की सेहत है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी पूरी तरह से तेजस्वी में हो गई है। लालू और उनकी विचारधारा को लेकर चलने वाली आरजेडी अब तेजस्वी और उनकी विचारधारा पर आगे बढ़ रही है। इसकी बानगी पटना में आरजेडी के लगे पोस्टर्स में देखकर समझी जा सकती है। अब आरजेडी के पोस्टर से लालू यादव की तस्वीरें गायब हो चुकी हैं। कुछ पोस्टर्स में उनकी तस्वीरें धुंधली कर दी गई हैं, यानी कई पोस्टर्स में लालू हैं भी और नहीं भी। आरजेडी के पोस्टर्स में लालू की जगह अब तेजस्वी की तस्वीरें बड़ी कर दी गई हैं। पोस्टर चाहे आरजेडी कार्यालय में लगे हों या फिर राबड़ी देवी के आवास के सामने, सभी में तेजस्वी ही बड़े चेहरे के तौर पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि आरजेडी का नया युग तेजस्वी के साथ शुरू हो चुका है और तेजस्वी ही आरजेडी के अब कर्ता धर्ता हैं। लालू सलाखों के पीछे हैं, राबड़ी घर बार संभाल रही हैं। इस बीच पूरी पार्टी अब तेजस्वी में हो चुकी है। जो कार्यालय के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, वहां से भी अब लालू नदारद हैं, यानी लालटेन को जलाए रखने की पूरी कमान अब तेजस्वी के हाथों में है। लेकिन लालटेन की लौ को वो कितना तेज कर पाएंगे अपने इस तेज से, ये इस बार बिहार के चुनाव जरूर बता देंगे। लालू को डंपिंग यार्ड में डाल चुके हैं तेजस्वी, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। आरजेडी कार्यालय से लेकर इनकम टैक्स तक सभी जगह पर लालू की तस्वीरें गायब हैं। आरजेडी के पोस्टर से लालू प्रसाद यादव अब गायब हो चुके हैं। पूरी पार्टी इस वक्त तेजस्वी में हो चुकी है। लालू को डंपिंग यार्ड में डाल चुके हैं तेजस्वी, जेडीयू ये आरोप लगा रही है। आरजेडी कार्यालय से लेकर इनकम टैक्स तक सभी जगह लालू की तस्वीरें गायब हो चुकी हैं। आरजेडी के पोस्टर से लालू गायब हो चुके हैं और तेजस्वी की तस्वीरें अब इन पोस्टर्स पर बड़ी हो चुकी हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस वक्त पार्टी तेजस्वी में हो चुकी है और तेजस्वी के तेज से पार्टी की जो इस वक्त उम्मीदें हैं वो कितनी तेज हो पाएंगी और वो कितनी सकारात्मक तौर पर पूरी हो पाएंगी, ये बिहार चुनाव के नतीजे तय करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में 1 महीने से भी कम का वक्त बचता है। पिछले 1 साल से सभी पार्टियां पोस्टर्स के जरिए वार पलटवार कर रही थी। जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस नए नए स्लोगन के जरिए वोटर्स को लुभाने में जुटी थी। लेकिन ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीरें पोस्टर पर साथ साथ है। पोस्टर में पीएम मोदी की तरफ से कही गई बातों को लिखा गया है। मोदी ने कहा कि आधुनिक बिहार को गढ़ने में नीतीश जी की अहम भूमिका है। बीजेपी की तरफ से नारा दिया गया है, न्याय के साथ तरक्की, नीतीश की बात पक्की। तो समझिए आप, न्याय के साथ तरक्की, नीतीश की बात पक्की। अब इसी नारे के साथ में आगे बढ़ा जा रहा है और खुद ये बातें प्रधानमंत्री मोदी की जुबान से कही जा रही हैं। ये पोस्टर्स तो कुछ यही बयां करते हैं। पोस्टर में बीजेपी की तरफ से ही नारा दिया गया है, न्याय के साथ तरक्की, नीतीश की बात पक्की।
बिहार में पिछले 1 साल से लगातार पोस्टर वॉर चल रहा था। इसी पोस्टर वॉर के बीच में अब स्ट्रैटेजीज बदली जा रही हैं। अभी देखिए, जो बीच में हाल के दिनों की बात करते हैं तो जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू के बीच में खींचतान थी, उसके बाद से जो हालात रहे, उसके बाद बीजेपी को भी समझ में आया कि जेडीयू को साथ रखना ही इस वक्त फायदा का सौदा होगा और इसी बात को बखूबी समझा गया है। और दूसरी सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से भी बीजेपी के तमाम नेता प्रचार के लिए पहुंच चुके हैं बिहार में और लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी लगातार इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि नीतीश के नेतृत्व में बिहार ने तरक्की की है और बिहार का विकास नीतीश के नेतृत्व में ही है। लेकिन इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि बिहार में इस वक्त, क्योंकि 15 सालों से नीतीश की सरकार राज कर रही है, ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज्यादा है। इस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम करने के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि केंद्र की सरकार का जो प्रभाव है वो वहां पर जरूर दिखाया जाए। और अब यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी की जुबान से अब तारीफें अब निकल रही नीतीश कुमार के नाम की और अब इन्हीं के सहारे ये कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर से जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है वो बरकरार रहे। बिहार को बिल्कुल नया विकल्प देने के दावेदार संयुक्त जनतांत्रिक सेक्युलर गठबंधन का दायरा थोड़ा विस्तारित दिखा जब उसके पाले में एआईएमआईएम के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी बैठे। ओवैसी गठबंधन के संयोजक पूर्व मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव के साथ मीडिया से मुखातिब हुए। सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्ष दोनों पर ही हमला बोला। उनका कहना यह था कि चूंकि विपक्ष पुरुषार्थहीन है, इसलिए सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा मिल रहा है। ओवैसी ने आरजेडी पर भी तंज कसा। बोले, किशनगंज विधानसभा उपचुनाव को जीतकर हम बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। ओवैसी और देवेंद्र ने कहा कि बिहार में 30 सालों से अघोषित लॉकडाउन की स्थिति है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये गठबंधन प्रभाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगा। जनता तैयार बनाएगी तेजस्वी सरकार का। जनता नो एंट्री का बोर्ड लगा चुकी है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जनता तेजस्वी यादव जी के ओजस्वी प्रतिभा पर कायल है और तैयार है तेजस्वी सरकार लाने के लिए। यहाँ वैकेंसी कहाँ है जो ओवैसी साहब आई? उनके एक आरोप लगता था कि आरजेडी को, उनके आने से आरजेडी के जो वोट बैंक है उनमें सेंधमारी करते हैं। अरे हमारा वोट बैंक है, बिहार की 12 करोड़ जनता परिवार है, A to Z। जो लोग ये दिवा स्वप्न देख रहे थे, मुगालते में है कि आरजेडी माई समीकरण और MY की पार्टी है। यहाँ माई नहीं, माई बाप, दादा दादी, बेटा बेटी, पोता पोती सब है। पूरा बिहार की 12 करोड़ है जनता तैयार बनाएगी तेजस्वी सरकार। इसलिए जो लोग भी आएंगे तेजस्वी यादव जी के रास्ते में वोट कटवा बन करके, उसको जनता अच्छे से सबक सिखा देगी। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जैसे ही तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही एनडीए गठबंधन के प्रमुख दल जेडीयू और बीजेपी के कद्दावर नेता के सुर विशेष राज्य के मुद्दे पर बदलते जा रहे हैं। एक ओर जहां जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जेडीयू के मैनिफेस्टो में लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का मुद्दा शामिल करते रहे, वहीं बीजेपी के नेताओं ने संविधान का हवाला देते हुए बिहार को विशेष राज्य के दर्जे से दरकिनार किया। बिहार में एनडीए गठबंधन के मुख्य घटक दल बीजेपी नेताओं के सुर विशेष राज्य विशेष मुद्दे से बदल गए हैं। ऐसे में एनडीए की केंद्र और राज्य में संयुक्त सरकार है, तो क्या बिहार का विशेष राज्य का दर्जा सिर्फ चुनावी मुद्दा है? ये बड़ा सवाल इस वक्त लगातार बना हुआ है, क्योंकि अब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर खूब राजनीति होती रही, सरकारें इस पर बनती रही, लेकिन अब जो बीजेपी जुबान बोल रही है, उसके बाद एक बात तो स्पष्ट है कि इस बार जेडीयू का रुख भी इस पर क्या बदला सा हो सकता है। इंसान भी नहीं, हम बिहार के लोग हैं और ये तो हमारी त्रासदी है, इसको कैसे बदला जा सकता है? बाढ़ हमारा अतीत है, वर्तमान है, सब है, तो हम बाढ़ से लड़ते रहे हैं और ये प्रकृति का मार, कोरोना, ये तो पूरे जगत झेल रहा है, इसको हम भी झेल रहे हैं। लेकिन हम जितना मजबूती से सामना करते हैं किसी भी समस्या का, ये इम्यूनिटी पावर जो हमारे अंदर है, बिहारियों के अंदर, ये सब के अंदर नहीं है। और सरकार कहाँ लाचार है? कोरोना के सवाल पर भी जिस तरह से सरकार ने मजबूती से जितना कुछ करके दिखाया, बाढ़ के सवाल पर भी जिस तरह से मजबूती से सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए खड़ा होती है और हम बाढ़ के समस्या को फेस करते हैं, ये छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि हम बिहारी अपने
अपने हाथों की कुव्वत से जब अन्य बड़े महानगरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला सकते हैं तो हमारे एकताबद्ध प्रयास से निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बिहार की तकदीर भी बदलेगी और बिहार की तस्वीर भी बदलेगी और उस दिशा में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के जेवरी गांव में बहुजन समाज पार्टी की बैठक हुई। इसमें स्थानीय पूर्व विधायक अंबिका यादव को रामगढ़ विधानसभा से जिताकर विधानसभा में भेजने का निर्णय लिया गया। वहीं सावट मुखिया मकसूद अली ने बताया कि इस रामगढ़ विधानसभा में दबे कुचले अल्पसंख्यकों और SC/ST की आवाज कोई उठाने वाला है तो वो अंबिका यादव है। सभी लोग अंबिका यादव के साथ हैं और उनके सहयोग में लगे हुए हैं। इस बार उन्हें जिताकर विधानसभा में भेजना है, यही हम लोगों का लक्ष्य है। आज बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में रामगढ़ विधानसभा में चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है और उस कार्यक्रम को लेकर हम बहुजन समाज एवं सर्वजन समाज के लोग रामगढ़ विधानसभा में चल चुके हैं और टिकट श्री अंबिका यादव को क्लियर हो गया है और हम लोग उनके लिए रातों दिन दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक या सर्वजन समाज के लोग बहुजन समाज का झंडा लेकर के पूरे रामगढ़ विधानसभा में तय। आज रामगढ़ विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर, उनके आदेश पर रामगढ़ विधानसभा का टिकट हम लोगों के स्थानीय नेता श्री अंबिका सिंह यादव जी का टिकट बहन कुमारी मायावती जी के तरफ से फाइनल हो चुका है। बहन जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया। आज से 6 महीना पहले हम लोग आज बैठक करके उनको चुनाव जिताने की तैयारी में लगे हुए हैं। एक एक वोट, एक एक मतदाता संकल्प लेगा। आज हम लोग जेवरी गांव में बैठे हुए हैं। यहाँ जितने हमारे भाई बैठे हुए हैं, चाहे किसी समाज के हों, चाहे दलित समाज के हों, चाहे अति पिछड़ा के हों, चाहे पिछड़ा के हों या सर्वजन समाज के भाई हों, सब लोग आज हम लोग संकल्प लेंगे कि अंबिका भाई को रामगढ़ विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिता करके, भारी मतों से जिता करके हम लोग रामगढ़ विधानसभा में। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कैमूर पहुंचे, जहां उन्होंने SP-DSP के साथ चुनाव के मद्देनजर व्यवस्था का जायजा लिया। मां मुंडेश्वरी धाम परिसर में पहुंचकर बाहर से ही मां मुंडेश्वरी के दर्शन भी किए। कोरोना काल के कारण मां मुंडेश्वरी देवी का मंदिर आज भी बंद है। जानकारी देते हुए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बताया कि वो व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए यहां पर आए थे। चुनाव का मौसम है, सभी जिलों का जायजा लिया जा रहा है। SP और DIG के साथ मीटिंग के बाद वो वापस लौट गए। देखिए, अब क्योंकि चुनाव की तारीख बहुत ज़्यादा करीब है, ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अब ये कयास लग रहे हैं कि बहुत ही जल्द तारीखों का ऐलान हो सकता है और अब 1 महीने से भी कम का वक्त बचता है बिहार के चुनाव में। ये अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच चुनावी मौसम में कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए तमाम जिलों का लगातार दौरा कर रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे। SP-DSP के साथ चुनाव व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया कैमूर पहुंचकर और चुनावी मौसम में सभी जिलों का जायजा लिया जा रहा है। खुद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इस बारे में जानकारी भी दी। कैमूर पहुंचकर उन्होंने वहां पर जो इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, उसका जायजा लिया। व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए आया था। चुनाव का मौसम है, तो जगह जगह हर जिले में जा रहा हूँ। यहाँ भी विधि व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए आया था। SP साहब, DIG साहब के साथ मीटिंग किया और वापस लौट रहा हूँ। जिस तरह से CBI सुशांत सिंह मामले को लेकर मुंबई में हस्तक्षेप कर रही है, क्या बिहार पुलिस को सर उससे क्या संतुष्टि प्राप्त हुई सर आपके द्वारा? बोलिए। जिस तरह से मुंबई पुलिस हस्तक्षेप कर रही थी बिहार पुलिस को वहां जाने से, और अभी CBI पर पूरा आपने जो स्टेटमेंट दिया है, क्या वो संतुष्ट हैं आप सर उससे? देखिए, हम लोगों के पास रास्ता क्या था? बिहार का बेटा था, भारत की शान था। वो बहुत ही रहस्यमय ढंग से उसकी मौत होती है। मौत होने के बाद उसकी जांच चलती है, उसका कोई नतीजा नहीं आता है। उसको आत्महत्या का मामला घोषित कर दिया जाता है। एक 14 जून को घटना होती है, 21 जून तक मामला पूरी तरह ठंडे बस्ते में। उसके बूढ़े, बीमार, लाचार बाप हैं। वो 1.5 महीने के बाद आते हैं हमारे पास, बिहार पुलिस के पास। वो बोलते हैं कि ये इसमें बहुत बड़ी साजिश है, इसके लिए कई लोग जिम्मेवार हैं, और वो बताते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने शुक्रवार को पटना में कहा कि NDA 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी क्लीन स्वीप करने जा रही है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहनवाज ने कहा कि आरजेडी 2019 के चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाई। कुछ समय पहले जो दल 0 पर आउट हुआ, आज वो बड़े बड़े दावे कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बिहार को कई तोहफे दिए। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए कि उन्होंने आलोचना के अलावा किया आखिरकार क्या है। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार और बिहार सरकार ने कोरोना के खिलाफ पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ी है। बिहार के लोग पूरी ताकत से फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार एनडीए के कमांडर हैं। विधानसभा चुनाव में भी क्लीन स्वीप होगा, यह दावा शाहनवाज ने किया। बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। एनडीए में सीट बंटवारे पर कोई विवाद नहीं, लोजपा की मेहनत हमारे काम आएगी। विपक्षियों पर जमकर बरसे शाहनवाज हुसैन। सहरसा, मधेपुरा, उधर मधुबनी, कांग्रेस और राजद के नेताओं को देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को दिल खोलकर बहुत सारे तो साफ बिहार में दिख रही हम विकास के उन्होंने असंभव को संभव किया है। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, उधर मधुबनी करती थी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होकर चांदनी चौक के एक निजी होटल के सभागार में एलजेपी के आईटी सेल के मेंबर्स ने विधानसभा चुनाव को लेकर एक अहम बैठक की। इस दौरान लोजपा के आईटी सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित सिंह रानू, एलजेपी के जिलाध्यक्ष अजय सिंह, धीरेन्द्र सिंह समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आईटी सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि इस बार के चुनाव में आईटी सेल काफी कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि हम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि 2005 में हमारे 29 विधायक हुआ करते थे, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी थे। अकेले चुनाव हम लोग लड़े थे और उस समय कुछ ऐसा पार्टी के ही कुछ विधायक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ गद्दारी कर दी, जिसकी वजह से पार्टी हमारी टूट गई। खैर, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अभी जो परिस्थिति है, 11 विधानसभा मुजफ्फरपुर में आता है। हम मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष हैं। 11 विधानसभा में हमारा हर संगठन काफ़ी मजबूत है, चाहे वो मेन विंग हो, चाहे युवा हो, चाहे आईटी सेल हो या महिला हो। 4 सीट का मांग हम लोग रखे हैं मुजफ्फरपुर में। आपको मैं बता दूं कि 2005 में हमारे 29 विधायक हुआ करते थे। पटना में जन अधिकार पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने किसानों, बेरोजगार युवकों और बिहार की जो इस वक्त शिक्षा की खराब स्थिति है उस पर जमकर हमला बोला, विपक्षियों को घेरने का काम किया। इस चुनावी घड़ी में जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने दरअसल कहा कि पार्टी 20 सितंबर से 27 सितंबर तक नीतीश कुमार की सरकार को घेरने का काम करेगी। 20 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर नीतीश कुमार का पुतला जलाने का और 27 सितंबर को बिहार बंद करने का ऐलान भी किया गया। और क्योंकि आज 20 तारीख है तो ऐसे में पार्टी की ओर से इन तमाम कार्यक्रमों को अंजाम भी दिया गया। ने पहले ही बिहार के किसानों की जिंदगी कमर तोड़ दी। न तो बाजार समिति है, एमएसपी की स्थिति यह है कि शायद आप सोच नहीं पाइएगा कि पिछले वर्ष बिहार में 1200-1300 के भाव में बेचना पड़ा चावल, धान, और पंजाब हरियाणा में 1600 से 1900 में ये बिका। और ये नीतीश कुमार सबसे ज्यादा बिहार को गरीब करने के पीछे इनकी भूमिका, किसानों को मारने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही बिहार की। और इस पर कोई स्थिति बोलने वाली नहीं रही। इसीलिए हमारी पार्टी कल 20 सितंबर को रविवार को सभी जिला मुख्यालय पर पुतला दहन करेगी।
प्रधानमंत्री जी 21 से 25 सितंबर 2020 तक किसान विरोधी नीतियों का पोल खोल नुक्कड़ सभा। 26 सितंबर को 2020 को संध्या में जिला मुख्यालय पर मशाल जुलूस और 27 सितंबर 2020 को रविवार के दिन बिहार बंद। किसान विरोधी और इतने बड़े काला कानून जो कंप्लीट रूप से नरेंद्र मोदी जी ने अपने जमींदारों के हाथ में पूरे देश को गुलाम और किसानों को बेचने का निर्णय जो लिया है वो बहुत गलत है। इसीलिए हमारी पार्टी ये कंप्लीट रूप से कल पूरे बिहार में हम लोग पुतला दहन करेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। फिर अगले रविवार को हम लोग मशाल जुलूस, 27 को बिहार बंद और एक सप्ताह लगातार इस काला कानून के खिलाफ नुक्कड़ सभा होगी। कई जिले में भारतीय मित्र पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ। आईपीएस संजीव भट्ट की रिहाई को लेकर जगह जगह पर हंगामा भी हुआ। 2002 में वो गुजरात दंगे की जांच कर रहे थे आईपीएस संजीव भट्ट के रिहा न होने तक आंदोलन रहेगा जारी। ललित कुमार सिंह ने कहा, तानाशाही रवैये के हिसाब से चल रही है मोदी सरकार। मोहम्मद इम्तियाज बेकसूर को जेल में डालना इनकी फितरत में शामिल, ये कह रहे हैं। भारतीय मित्र पार्टी हम लोग निष्पक्ष भाव से जो आईपीएस संजीव भट्ट है उनकी सीबीआई से जांच की मांग करते हैं। हम अपने केंद्र सरकार से ये गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं जो निष्पक्ष उनकी जांच हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय उन्होंने माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी भी लिख करके उनसे निवेदन की है जो राष्ट्रपति महोदय जी इनका सीबीआई जांच कराए और उसके बाद अगर दोषी पाया जाता है तो आप जो भी सजा देने के लिए है, जो भी अपना हमारे हिंदुस्तान के तो आईपीएस संजीव भट्ट की रिहाई की ये लोग मांग कर रहे हैं और खूब नारेबाजी कर रहे हैं, जैसे कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं। मधुबनी की ये तस्वीर है, लोग सड़कों पर उतरकर उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। जिंदाबाद